हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन सभी को हम ट्रिक या फिर कोरिलेशन के माध्यम से याद करेंगे। जो भी नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि हम कंप्लीट हिस्ट्री को कहानी की तरह पढ़ रहे हैं और उनमें जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उनको ट्रिक या फिर कोरिलेशन के माध्यम से याद करते हैं। अगर आपको भी हिस्ट्री में बोरियत महसूस होती है, महत्वपूर्ण तथ्य याद नहीं होते, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा कि मौर्य साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक तक इस साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। ऐसे में हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि इतने बड़े शासन को आखिरकार चलाया कैसे जाता था। तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य को चलाने के लिए इस वंश के शासकों द्वारा एक मंत्री परिषद का गठन किया गया। यह मंत्रिपरिषद मौर्य प्रशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इसमें शामिल होने वाले सभी मंत्री शासन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर राजा को सलाह और सहायता प्रदान किया करते थे। दोस्तों, कौटिल्य ने भी अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखा है कि जिस तरह से एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, उसी तरह से राज्य केवल राजा नहीं चला सकता। राज्य को चलाने के लिए एक बड़ी मंत्रिपरिषद का होना आवश्यक है। कौटिल्य की इसी बात को ध्यान में रखते हुए मौर्य शासकों द्वारा 18 उच्च अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिन्हें तीर्थ कहा गया, और इन 18 तीर्थों का वर्णन कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में भी किया है। अब हम बात करने वाले हैं कि ये 18 तीर्थ कौन से हैं और ये किस विभाग से संबंधित थे, क्योंकि हमारी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्व विभाग का प्रमुख कौन था या फिर सन्निधाता जो है वह किस विभाग से संबंधित था। तो हम सभी 18 तीर्थों को अच्छे से याद करेंगे, तो आपको कंसंट्रेशन बना के रखना है। सबसे पहला है दोस्तों पुरोहित, जो कि प्रमुख धर्माधिकारी था और प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता था। तो देखिए, इसकी ट्रिक बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आज के टाइम पर भी जो पुरोहित होते हैं वो धर्म का कार्य करते हैं, है ना, और धर्माधिकारी होते हैं, है ना, पूजा पाठ करते हैं। तो जो पुरोहित होते थे पहले, वो भी धर्म का ही कार्य करते थे और आज भी वही कार्य करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में जो पुरोहित होते थे ना, वो सबसे ऊंचे पद पर होते थे, मतलब प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य करते थे। तो यहाँ से परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि समाहर्ता जो है किस विभाग से संबंधित था। तो हम इसको अच्छे से याद करते हैं। दोस्तों, समाहर्ता जो है वह राजस्व विभाग का प्रमुख था। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको अच्छे से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? समाहारता, है ना, मतलब समान रूप से हरता है। किसी चीज को छीन लेना क्या कहलाता है? हरना, है ना। तो समान रूप से हरता है। अब भैया समान रूप से किस चीज को हरता है, किस चीज को छीनता है? तो राजस्व को छीनता है। तो समाहर्ता मतलब समान रूप से हर लेता है। क्या हरता है? राजस्व को। मतलब ये जो समाहर्ता था दोस्तों, वह राजस्व विभाग का प्रमुख था। इसके बाद अगला है दोस्तों सन्निधाता, जो कि राजकीय कोषाध्यक्ष था। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, सन्नी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो सन्नी से हम समझ सकते हैं सन्नी देओल, है ना। और दोस्तों, जो सन्नी देओल होता है वह मूवीज में गुंडों को पीटता है। तो जो गुंडे पीटते हैं ना, वो अपने आप को क्या करते हैं? कोसते हैं, है ना। सन्नी देओल जो है वो गुंडों को पीटता है और गुंडे अपने आप को कोसते हैं। तो सन्नी देओल मतलब सन्नीदाता हो गया, ठीक है। और सन्नी देओल जो है गुंडों को पीटता है और गुंडे अपने आप को कोसते हैं। तो सन्निधाता जो है वह कोषाध्यक्ष था। देखिए, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों नायक, जो कि सेना का नेतृत्व करता या फिर संचालन करता था। तो हम इसको कैसे याद करेंगे, तो नायक से आप समझ सकते हैं दोस्तों, नायक का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में हीरो। और दोस्तों, जो हीरो होता है ना, वही पूरी मूवी को नेतृत्व करता है ना। दोस्तों, नायक का मतलब क्या होता है? हीरो, है ना। और जो हीरो होता है, जो नायक होता है, वह नेतृत्व करता है। अब किसका नेतृत्व? सेना का नेतृत्व। तो नायक क्या था दोस्तों? सेना का नेतृत्व करता। इसके बाद है अगला सेनापति, जो युद्ध विभाग का प्रधान था। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए, इसको याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो सेनापति होता था दोस्तों,
हमें पता है कि वो सेना का प्रधान होता था, सेना का मुखिया होता था। हम चाहे किसी मूवी में देखें, है ना? किसी सीरियल में देखें, तो सेनापति क्या होता था? सेना का प्रधान होता था, सेना का मुखिया होता था। तो इस तरह से इसको रटने की ज़रूरत है नहीं और इससे प्रश्न नहीं पूछा जाता। प्रश्न पूछा जाता है इन तीनों से अधिकतर, क्योंकि ये जो है थोड़े टफ हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों व्यावहारिक, जो कि दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश था। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए दोस्तों, जो भी व्यावहारिक होता है, व्यावहारिक मतलब क्या? जो अच्छा व्यवहार करता है दूसरों से, बहुत अच्छे से बात करता है ना? तो दोस्तों जो व्यावहारिक होता है ना, अच्छा व्यवहार करता है, उसी के सभी लोग दीवाने होते हैं। तो जो व्यावहारिक होगा उसी के सभी लोग क्या होंगे? दीवाने। मतलब जो व्यावहारिक था वह दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था। इसके बाद है दोस्तों प्रदेष्टा, जो कि फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए इसको अच्छे से पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्रदेश, है ना? और प्रदेश में दोस्तों फौज को नियुक्त किया जाता है ना? अलग अलग जो प्रदेश होते हैं उसमें फौज को नियुक्त किया जाता है। तो प्रदेश से क्या हो गया अपना? प्रदेष्टा, है ना? और प्रदेश में क्या किया जाता है दोस्तों? फौज को नियुक्त किया जाता है। मतलब फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। इसके बाद है युवराज। तो युवराज तो आपको वैसे भी पता होगा कि राजा का जो पुत्र होता था उसको युवराज कहा जाता था। ठीक है, भविष्य का वो राजा होता था। तो युवराज कौन था? राजा का उत्तराधिकारी। इसके बाद है कर्मांतिक, जो कि उद्योगों और कारखानों का प्रधान निरीक्षक था। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कर्म के बारे में लिखा हुआ है। कर्म आंतिक, है ना? मतलब कर्म के बारे में लिखा हुआ है। और दोस्तों यदि हम कर्म करेंगे ना, तभी हमारे उद्योग अच्छे चलेंगे, कारखाने अच्छे चलेंगे। जब हम कर्म करेंगे तो कर्म से क्या हो गया हमारा? कर्मांतिक। और जब हम कर्म करेंगे तभी तो हमारे उद्योग धंधे अच्छे चलेंगे। तो कर्मांतिक का संबंध किससे है दोस्तों? उद्योग धंधों के प्रधान निरीक्षक से संबंधित है। इसके बाद है दोस्तों दंडपाल, जो कि सेना की सामग्री जुटाने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दंड के बारे में लिखा हुआ है। अब दोस्तों जब हम छोटे थे ना, तो हमारे जो टीचर थे वो हमें दंड देने के लिए सामग्रियां जुटाया करते थे। जैसे डंडा हो गया, स्केल हो गई, डस्टर हो गया, है ना? तो दंड देने के लिए सामग्री जुटाया करते थे। तो यहाँ पर भी वही कार्य किया जा रहा है दोस्तों। जो दंडपाल होता था वो भी सामग्री जुटाया करता था। तो ये आपको इस तरह से याद हो जाएगा कि दंडपाल क्या करता था, है ना? हम अपने आप से लिंक कर सकते हैं कि दंड देने के लिए हमारे जो मार साहब थे वो सामग्री जुटाते थे। तो दंडपाल का काम भी यही होता था, वह सेना के लिए सामग्री जुटाया करता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों नागरक। नागरक जो है वह नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। तो ये तो याद करने की जरूरत है नहीं, यहाँ से प्रश्न भी नहीं आता क्योंकि ये इजी है। नागरक का काम क्या होगा? नगर का अधिकारी होगा, है ना? तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप इसको याद करें। इसके बाद है दोस्तों दो बारिक। दो बारिक जो है वह राजमहलों की देखरेख करने के लिए प्रधान होता था। राजमहलों की देखरेख करने वाला जो प्रधान होता था उसको क्या कहते थे? दो बारिक। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? दो बारिक मतलब दोबारा, है ना? अब कोई आपसे कह रहा है कि भैया दोबारा राजमहल में मत घुस जाना क्योंकि वो राजा का महल है, तेरी पिटाई हो जाएगी। कोई आपसे कह रहा है दोबारा यानी दो बारिक, ठीक है? दोबारा कहाँ मत घुस जाना? राजमहल में। तो दोस्तों दो बारिक का संबंध किससे है? राजमहल से संबंधित है। बस आपको इतना सा ही हिंट करना है और आपको आंसर निकल आएगा। भैया दोबारा राजमहल में मत घुस जाना, मतलब दो बारिक का संबंध किससे है? राजमहल की देखरेख करने से संबंधित है। इसके बाद है दुर्गपाल, जो कि दुर्गों की रक्षा करता था। राज्य के जो दुर्ग थे ना उनकी रक्षा करता था। तो दोस्तों जो दुर्गपाल है वो दुर्गों की रक्षा करता था। तो इसके लिए तो जरूरी है नहीं कि आप इसको रटें, है ना? बहुत ही ईजी है। इसके बाद है दोस्तों अंतपाल, जो कि अंतिम सीमा के जो दुर्ग थे ना उनकी रक्षा करता था। तो देखिए ये आसानी से आपका निकल रहा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अंत, है ना? अंत लिखा हुआ है। अंत मतलब क्या? अंतिम सीमा के जो दुर्ग होंगे उसकी रक्षा करेगा। तो अंतपाल का काम क्या था? अंतिम सीमा के दुर्गों की रक्षा करना, यानी सीमावर्ती दुर्गों की रक्षा करना। और दुर्गपाल जो था वो
राज्य के अंदर वाले दुर्गों की रक्षा करता था और ये अंत में जाकर बिल्कुल सीमा पर जाकर दुर्गों की रक्षा करता था। तो अंतपाल का काम क्या था दोस्तों? सीमावर्ती दुर्गों की रक्षा करना। इसके बाद है दोस्तों प्रशासता, जो कि राज्य की आज्ञाओं को लिखने वाला अधिकारी होता था। तो देखिए दोस्तों, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसकी ट्रिक जो है, इसका कोरिलेशन है, वो मैं बना नहीं पाया हूँ। यदि आपसे बनता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट है, हमें 18 तीर्थ पढ़ने हैं, है ना? तो इस वजह से इसको छोड़ना नहीं है। इसके बाद है अंतर्वेशक। अंतर्वेशक जो है वह सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान होता था। तो इसको भी अच्छे से पढ़िएगा, है ना? ये भी इम्पोर्टेंट है और इसकी ट्रिक भी मैं बना नहीं पाया हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं बस आपको घुमाना नहीं चाहता। मैं बस इसलिए ट्रिक नहीं बनाना चाहता क्योंकि मुझे ट्रिक बनाना है। मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अब मैं नहीं बना पा रहा हूँ तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इसके बाद है दोस्तों मंत्री परिषद अध्यक्ष, जो कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। तो इसके लिए तो कुछ अलग ज़रूरत है नहीं। और हमारा लास्ट वाला बचा है दोस्तों आर्डविक, जो कि वन विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आर्टविक, यानी इसको आप समझ सकते हैं आटा। और दोस्तों प्राचीन काल में जो गुरु होते थे वह अपने शिष्यों से आटा मंगवाते थे कि भैया वन में जाओ, घर घर जाओ और आटा लेकर आओ। तो आर्डविक से आप समझ सकते हैं आटा, और आटा मंगाते थे गुरु और कहाँ भेजते थे? वन में। तो आर्डविक जो है वह वन विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको 18 तीर्थ हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और उनमें से अधिकांश आपको याद हो गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ी सी न्यायिक व्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो मौर्य काल था उसमें दीवानी अदालतों को धर्म स्तरीय कहा जाता था और इसका जो मुख्य न्यायाधीश होता था उसको व्यवहारिक कहा जाता था। देखिए दोस्तों, जो दीवाना व्यक्ति होगा ना, इसको हम याद करते हैं, जो दीवाना व्यक्ति होगा ना वो बहुत ही धर्म के मामले पर चलेगा। जो दीवाना व्यक्ति होगा वो धर्म के मामले पर चलेगा, मतलब दीवानी अदालतों को धर्म स्तरीय कहा जाता था। और दोस्तों जो दीवाना होगा वो व्यवहारिक भी होगा, क्योंकि उसको लोगों से अच्छा व्यवहार करना है ना? किसी लड़की के प्रति दीवाना है तो उसके मम्मी पापा से, भाइयों से, उसके पिता से सबसे अच्छा व्यवहार करेगा। तो जो दीवाना होगा वो धर्म के मामले पर चलेगा और व्यवहारिक होगा, मतलब दीवानी अदालतों को धर्म स्तरीय कहा जाता था और इसका जो मुख्य न्यायाधीश होता था उसको व्यवहारिक कहा जाता था। तो ये आपको अच्छे से याद हो गया। इसके बाद है दोस्तों फौजदारी अदालत। दोस्तों फौजदारी अदालतों को कंटक शोधन कहा जाता था और इसका मुख्य न्यायाधीश प्रदेष्टा कहा जाता था। तो इसको हमने पहले भी पढ़ लिया था, इसके मुख्य न्यायाधीश को। तो हम बात करते हैं कि फौजदारी अदालतों को क्या कहा जाता था। तो देखिए दोस्तों, जो फौज होती है ना, उनकी जान जो है वो कंट में अटकी रहती है। जो फौज होती है मतलब फौजदारी अदालत। दोस्तों जो फौज होती है उसकी जान कंट में अटकी रहती है। तो फौजदारी अदालतों को क्या कहा जाता था? कंटक शोधन। और हमने हाल ही में देखा दोस्तों कि जो फौज होती है उसको प्रदेशों में नियुक्त किया जाता है। तो फौजदारी अदालत का जो न्यायाधीश होता था उसको क्या कहते थे? प्रदेश था, है ना? तो जो फौज होती है उसको प्रदेशों में नियुक्त किया जाता है, प्रदेशों में नियुक्त किया जाता है। तो प्रदेष्टा इसका मुख्य न्यायाधीश था। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। मौर्य काल के दौरान दोस्तों न्यायिक व्यवस्था में मृत्युदंड प्रचलित था, लेकिन सजा पाए व्यक्ति को पुनः अपील का अधिकार भी प्राप्त था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और गुप्तचर व्यवस्था की बात करते हैं। गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख था वह महामात्य सर्प कहलाता था और गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहते थे, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल होते थे। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, आप ऐसा समझ सकते हैं कि दोस्तों जो गुप्तचर होता था ना, वह रहस्यमयी बातें अपने पास में रखता था। गूढ़ जो रहस्य होते थे ना उनको अपने पास में रखता था। तो इसी वजह से गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। दोस्तों जो गुप्तचर होता था वह गूढ़ रहस्य, मतलब जो रहस्यमयी बातें होती है ना उनको अपने पास रखता था। तो गुप्तचर क्या करता था? गूढ़ रहस्यों को अपने पास रखता था। इस वजह से इसको गूढ़ पुरुष कहा जाता था। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों अर्थशास्त्र में दो प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है। एक है संस्था, जो कि संगठित होकर कार्य करते थे, और दूसरे गुप्तचर होते थे संचरा, जो कि घुमक्कड़ होते थे, मतलब घूम घूम कर कार्य करते थे।
यहाँ से हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि मौर्य काल के दौरान संगठित होकर कार्य करने वाली गुप्तचर व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? संस्था। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो संस्थाएं होती है ना, वो संगठित होकर कार्य करती है। यदि हम पढ़ाई की बात करें तो दृष्टि आईएएस हो गया, विजन आईएएस हो गया, है ना, ये सब संगठित होकर कार्य करते हैं और ये क्या है? एक संस्था है। जबकि दोस्तों, जो संचार व्यवस्था होती है, जैसे न्यूज़ चैनल हो गए, है ना, ये सब घूम घूम कर कार्य करते हैं। कोई रहेगा भोपाल में, कोई रहेगा विदेशों में और वहाँ से सूचनाओं को पहुँचाते हैं। तो जो संचार व्यवस्था होती है यानी संचरा, ठीक है, जो संचार व्यवस्था होती है वह घूम घूम कर कार्य करती है, तो ये घुमक्कड़ कहलाते थे। तो मौर्य काल के दौरान दोस्तों गुप्तचर व्यवस्था जो है वह दो प्रकार की थी, एक संस्था और दूसरी संचरा। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों, मौर्य काल मुख्यतः कृषि प्रधान था। भूमि पर राज्य और कृषक दोनों को अधिकार होता था। मौर्य काल में सिंचाई संसाधनों पर अधिक बल दिया जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार कृत्रिम संसाधनों से सिंचित भूमि अदेव मात्रक कहलाती थी। मतलब इसको देवताओं ने सिंचित नहीं किया है, बारिश की वजह से सिंचित नहीं हुई है। इस वजह से जो आर्टिफिशियल रूप से सिंचाई की जाती थी दोस्तों, कृत्रिम रूप से सिंचाई की जाती थी, उसको अदेव मात्रक कहा जाता था। मतलब देवताओं का इसमें कोई रोल नहीं है। तो आशा करता हूँ कि यह भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। मौर्य काल के दौरान राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था और यह मुख्यतः उपज का 1/6 भाग होता था। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि मौर्य काल के दौरान कितना हिस्सा वसूला जाता था? उपज का 1/6 हिस्सा। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कर से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां और उनसे संबंधित विषय वस्तु की। दोस्तों, जिस तरह से आज के टाइम में अलग-अलग टैक्स के सिस्टम हैं, जैसे आयात कर, निर्यात कर, है ना, इनकम टैक्स जो लिया जाता है किसी की आय पर, है ना, तो इस तरह से दोस्तों मौर्य काल के दौरान भी अलग-अलग तरह से टैक्स लिए जाते थे। तो सबसे पहला टैक्स है सीता, जो कि भूमि से प्राप्त होने वाली आय पर लिया जाता था। सीता जो है काय पे लिया जाता था? भूमि से प्राप्त होने वाली आय पर। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो सीता माता थी ना, आपने अधिकतर लोगों ने रामायण देखी होगी। दोस्तों, जो सीता माता है ना, वह भूमि से निकलती है ना, उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? भूमि से। तो सीता जो टैक्स है वह भूमि से प्राप्त होने वाली आय पर लिया जाता था। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मौर्य काल के दौरान सीता नाम का एक टैक्स भी था और सीता नाम से एक भूमि का प्रकार भी था। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टैक्स की। इसके बाद है दोस्तों भाग। भाग जो है उपज का एक हिस्सा होता था, ठीक है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना, हिस्सा होता था और भाग का मतलब भी तो अलग अलग करना ही होता है। इसके बाद है दोस्तों प्रवेश, जिसका संबंध है आयात कर से। देखिए दोस्तों, जो आयात कर होता था ना, उसको मौर्य काल के दौरान क्या कहा जाता था? प्रवेश। तो हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि किसी चीज का आयात कर रहे हैं, मतलब हमारे देश में उसका प्रवेश हो रहा है ना, आयात कर रहे हैं मतलब प्रवेश हो रहा है। तो प्रवेश का संबंध किससे है? आयात से। इसके बाद है दोस्तों निष्क्राम्य, जो कि संबंधित था निर्यात कर से। मतलब जो मौर्य काल के दौरान निर्यात किया जाता था और उस पर जो टैक्स लिया जाता था उसको निष्क्राम्य कहा जाता था। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो ये खुद ही इसका आंसर दे रहा है ना। निर्यात मतलब क्या होता है? किसी चीज को बाहर निकालना, निष्कासित कर देना। तो निर्यात मतलब निष्कासित करना, मतलब निष्क्राम्य, ठीक है। तो निष्क्राम्य का संबंध किससे है? निर्यात कर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों प्रणय। ये जो प्रणय नाम का टैक्स था वो आपातकालीन कर था, मतलब इमरजेंसी में जो टैक्स लिया जाता था उसको प्रणय कहा जाता था। तो अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों? प्रण। और दोस्तों जो प्रण होता है ना, जो प्रण होता है वो हम इमरजेंसी में लेते हैं कि आज के बाद उसकी शक्ल नहीं देखूंगा, आज के बाद उससे बात नहीं करूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा। तो दोस्तों जो प्रण होता है ना, वह हम इमरजेंसी में मतलब आपातकालीन स्थिति में लेते हैं। तो प्रणय कर का संबंध किससे है दोस्तों? आपातकालीन कर से। इसके बाद जो बलि है वह भी एक प्रकार का राजस्व कर है। इसके बाद अगला है दोस्तों हिरण्य। हिरण जो है वह नगद रूप में लिए जाने वाले कर को कहा जाता था। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हीरा, ठीक है, जो हीरा होता है ना, डायमंड। और दोस्तों जो हीरा होता है वह नगद रूप में ही लिया जाता है ना, अनाज के रूप में तो हम लेते नहीं है कि भैया अनाज दे दिया और तुम हमें हीरा दे दो।
तो हीरा जो है वह नगद रूप में लिया जाने वाला कर होता था। तो हीरा से क्या हो गया हिरण, और हीरा जो है वह नगद रूप में लिया जाने वाला कर था। तो इसको हम कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद है सेतुबंध। तो ये जो सेतुबंध नामक कर है दोस्तों, वह राज्य की ओर से सिंचाई का जो प्रबंध करवाया जाता था उस पर लिया जाता था। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, सेतु, है ना। अब सेतु जो है वो हम क्यों बनाते हैं, ताकि सिंचाई व्यवस्था अच्छी हो सके, बिजली बन सके। तो यहाँ पर इसका आंसर खुद ही दे रहा है कि भैया सेतु बन रहा है। अब सेतु क्यों बन रहा है, क्योंकि सिंचाई का प्रबंध करना है। तो सेतुबंध का संबंध किससे है दोस्तों, सेतुबंध नामक टैक्स क्यों लिया जाता था, सिंचाई के प्रबंधन करने हेतु, है ना। तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आप कोरिलेट करेंगे ना चीज़ों को तो आपको याद हो जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ी देर के लिए आपको रटने के बाद याद होता होगा, है ना, कि प्रणय ये है, आपातकालीन कर है, आपातकालीन कर है, आप ऐसा करते होंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा समझेंगे कि प्रण प्रण कब लिया जाता है, आपातकाल के दौरान, तो प्रणय नामक कर जो है वह आपातकालीन स्थितियों पर लिया जाता था। तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद अगला है दोस्तों बिष्टी। बिष्टी जो है वह निःशुल्क श्रम या फिर बेगार पर जो टैक्स लिया जाता था उसको कहते थे बिष्टी। तो देखिए, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मैं इसकी ट्रिक नहीं बना पाया हूँ। अब दोस्तों, मैं भगवान तो हूँ नहीं, मैं प्रयास करता हूँ आप लोगों के लिए, कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा आपको प्रोवाइड करा सकूँ, लेकिन सभी चीज़ें मैं भी नहीं बना पाता। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों मौर्य काल की जो सिक्कों की व्यवस्था थी उसके बारे में बात करने वाले हैं, और इनको हम ट्रिक से याद करेंगे, कोरिलेशन से। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। दोस्तों, मौर्य काल में सोने के सिक्के को निष्क या फिर सुवर्ण कहा जाता था। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, जो सोना होता है ना, वह कभी निष्क्रिय नहीं होता, मतलब उसकी हमेशा वैल्यू बढ़ती रहती है। तो सोना जो है कभी निष्क्रिय नहीं होता, मतलब इसको निष्क कहा जाता था, है ना। सोने को क्या कहा जाता था, निष्क, क्योंकि ये निष्क्रिय नहीं होता। तो सोने के जो सिक्के थे दोस्तों, उनको निष्क कहा जाता था, निष्क्र। ठीक है। इसके बाद इसके अतिरिक्त चांदी के सिक्कों को पण कहा जाता था, और दोस्तों जो तांबे के सिक्के थे उनको मास्क कहा जाता था। अब हम इन दोनों को कैसे याद कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, हम लोग कहते हैं ना कि भैया अच्छे से पढ़ ले, है ना, तभी तो तेरी तरक्की होगी और चांदी चांदी हो जाएगी। अच्छे से पढ़, अच्छे से भैया पढ़, ताकि चांदी ही चांदी हो जाए, है ना, इतना चांदी मिले तेरे को। अच्छे से पढ़, पढ़ से क्या हो गया दोस्तों, पढ़ नामक सिक्का। अच्छे से पढ़ भैया, ताकि चांदी ही चांदी हो जाए, मतलब चांदी के सिक्कों को पण कहा जाता था। और दोस्तों, तांबे के सिक्कों को मास्क कहा जाता था। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए, आप ऐसा समझ सकते हैं कि भैया तवे पर मांस पक रहा है, तवे पर मास्क पक रहा है, तो तांबे के सिक्के क्या कहलाते थे, मास्क। तो ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब हम मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों, मौर्य काल में महिलाओं को भी प्रशासन में शामिल किया जाता था। वे अंगरक्षक के रूप में नियुक्त होती थी। अब किसकी अंगरक्षक होती थी, तो राजा की जो पत्नियां होती थी, राजा की जो बेटियां होती थी, तो उनके अंगरक्षक के रूप में इनकी नियुक्ति होती थी, और यह गुप्तचर का भी कार्य करती थी। दोस्तों, मौर्यकालीन समाज में विधवा विवाह का भी प्रचलन था, और समाज में वेश्यावृत्ति की प्रथा प्रचलित थी, और उनको राजकीय संरक्षण प्राप्त था। मतलब वेश्याओं से कहा जाता था कि बढ़िया धंधा करो, कोई दिक्कत नहीं है, और हम संरक्षण देंगे। मतलब वेश्यावृत्ति जो है वह मौर्य काल में प्रचलित थी, और उनको राजकीय संरक्षण उपलब्ध था। दोस्तों, जो वेश्यावृत्ति करती थी ना वो महिलाएं, उनको रूपा जीवा कहा जाता था। तो हम इसको कैसे याद करेंगे कि भैया रूपा जीवा किसको कहा जाता था, तो जो वेश्यावृत्ति करती थी उनको। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि जो वेश्याएं होती है ना दोस्तों, वो अपने रूप को दिखाती है ना, अपने रूप को, अपने सौंदर्य को दिखाती है कि आजा भैया, है ना। तो दोस्तों, जो वेश्याएं होती है वो अपने रूप को दिखाती है। तो वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, रूपा जीवा। और इनके कार्यों का निरीक्षण करने के लिए एक गणिका अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी, है ना। गणिका अध्यक्ष की नियुक्ति क्यों की गई थी, ताकि वह वेश्याओं की देखरेख कर सके कि भैया वो बढ़िया धंधा कर रही है या नहीं कर रही है। तो वेश्याओं के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए एक गणिका अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया था। और दोस्तों, जो बड़े घर की महिलाएं होती थी, है ना, बड़े बड़े साम्राज्य की या फिर बड़े बड़े जो व्यापारी हैं उनकी महिलाएं होती थी, वो घर में ही रहती थी। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को
अनिष्कासनी कहा है कि भैया उनका निष्कासन नहीं होता था, उनको घर में ही रहना पड़ता था। तो अनिष्कासनी किसको कहा गया है? जो बड़े घर की महिलाएं होती थी, ठीक है, अच्छे परिवार की महिलाएं होती थी। अब हम थोड़ा सा ग्राम प्रशासन की बात करें दोस्तों, तो मौर्यकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, ठीक है, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। तो इसको अच्छे से याद रखना है ना। और आज के टाइम में भी दोस्तों जो हमारा प्रशासन है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम सभा, है ना। तो मौर्य काल में भी जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम थी। दोस्तों अगर हम प्रशासकों की बात करें तो सबसे छोटा जो अधिकारी था वह गोप था। जैसे दोस्तों आज के टाइम में सबसे छोटा अधिकारी कौन होता है? सरपंच होता है, सचिव होता है। उसी तरह से दोस्तों मौर्य काल में अगर प्रशासनिक संरचना में अधिकारियों की बात करें तो सबसे छोटा अधिकारी जो था उसको गोप कहा जाता था, और सबसे बड़े अधिकारी यानी उच्च अधिकारी जो थे उनको हम क्या कहते थे? तीर्थ कहते थे। और 18 तीर्थ थे, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मौर्य प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभागीय व्यवस्था को अपनाया गया और प्रत्येक विभाग के लिए पृथक अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। अब भैया कौन सा अध्यक्ष था और किस विभाग से संबंधित था? तो यहाँ से भी हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। और प्रश्न इस तरह से आता है कि चारागाह विभाग का अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, है ना। जहाज रानी विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, या फिर सुरा अध्यक्ष जो है वह किस विभाग से संबंधित था। तो इस तरह के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में देखे जाते हैं। अब हम अध्यक्ष और उनसे संबंधित विभागों को ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो सबसे पहला है दोस्तों पण्या अध्यक्ष, जो वाणिज्यिक विभाग का अध्यक्ष होता था। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों? पण, है ना। और हमने हाल ही में पण के बारे में पढ़ा है कि पण जो है चांदी का सिक्का होता था। हमने उसको कैसे किया कि अच्छे से पढ़ भैया, अच्छे से पढ़ भैया, तेरी चांदी ही चांदी होगी, है ना। तो पण क्या है? एक सिक्का है। और दोस्तों पण का प्रयोग काय में किया जाता था? व्यापार और वाणिज्य में, है ना। और सिक्कों का प्रयोग आज भी हम करते हैं। तो पण का प्रयोग काय में किया जाता था? व्यापार और वाणिज्य में। तो पण्या अध्यक्ष किससे संबंधित था दोस्तों? वाणिज्यिक विभाग से संबंधित। इसके बाद है सुरा अध्यक्ष, यह किस विभाग से संबंधित था? तो शराब और मदिरा का अध्यक्ष था। शराब और मदिरा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? सुरा अध्यक्ष। तो दोस्तों जो सुरा होती है ना उसका मतलब ही होता है शराब, है ना। सुरा का मतलब क्या होता है दोस्तों? शराब, ठीक है। तो सुरा अध्यक्ष किस विभाग से संबंधित होगा? शराब विभाग से संबंधित होगा। मतलब सुरा अध्यक्ष किसको कहते थे? शराब विभाग के अध्यक्ष को। इसके बाद है लोहा अध्यक्ष, जो कि धातु विभाग का अध्यक्ष था। तो इसको तो ट्रिक बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है? लोहा, और लोहा क्या होती है? एक धातु होती है। तो लोहा अध्यक्ष जो है वह धातु विभाग का अध्यक्ष था। इसके बाद है नवा अध्यक्ष, जो कि जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष था। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नवा। नवा से हम समझ सकते हैं नाव। और नाव क्या होता है दोस्तों? नाव क्या होती है? एक जहाज ही तो होता है ना। नाव क्या होती है? एक जहाज ही होता है। तो नवा अध्यक्ष जो है किस विभाग का अध्यक्ष था? जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष। इसके बाद है दोस्तों विविता अध्यक्ष, जो कि चारागाह का अध्यक्ष था। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बीवी। और दोस्तों जो बीवी होती है ना वो हमेशा ही चरती रहती है, इतना खाना खाती है कि परेशान कर देती है। आप ऐसा मान सकते हैं। जो बीवी होती है, बीवी वो चरती रहती है। मतलब विविता अध्यक्ष का संबंध किससे है? चारागाह के अध्यक्ष थे। तो आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों पतना अध्यक्ष, जो कि बंदरगाहों का अध्यक्ष था। तो देखिए आज के टाइम में भी हम बंदरगाहों को क्या बोलते हैं दोस्तों? पत्तन बोलते हैं, है ना। हिंदी में तो पत्तन ही बोलते हैं ना। तो पतना अध्यक्ष का संबंध किससे होगा? बंदरगाहों के अध्यक्ष से। तो बंदरगाहों का अध्यक्ष क्या कहलाता था? पतना अध्यक्ष, पतना अध्यक्ष, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद है शुल्का अध्यक्ष, जो कि शुल्क विभाग का अध्यक्ष था, चुंगी विभाग का अध्यक्ष था। तो यहाँ पर तो ये डायरेक्ट कह रहा है कि भैया मैं जो है शुल्क विभाग का अध्यक्ष हूँ, क्योंकि यहाँ भी शुल्क है
और यहाँ पर भी शुल्क है ना? तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। इसके बाद है देवता अध्यक्ष, जो कि धार्मिक संस्था का अध्यक्ष था, धार्मिक संस्थानों का अध्यक्ष था। तो देखिए देवता, और दोस्तों देवता जो है वह धर्म से संबंधित होते हैं, है ना? तो देवता अध्यक्ष किससे संबंधित होगा? धार्मिक संस्थान से। तो देवता अध्यक्ष इसको कहा जाता था जो धार्मिक संस्थान का अध्यक्ष होता था। इसके बाद है सूत्रा अध्यक्ष। तो यहाँ से थोड़े टफ आ गए हैं, तो इनको अच्छे से सुनिएगा। तो दोस्तों जो सूत्रा अध्यक्ष था वह कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष था। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सूत्र, है ना? तो सूत्र से हम समझ सकते हैं दोस्तों सूती वस्त्र, है कि नहीं? सूत्र से हम क्या समझेंगे? सूती वस्त्र, और सूती वस्त्रों की क्या होती है? कताई बुनाई। तो सूत्रा अध्यक्ष जो है वह किस विभाग का अध्यक्ष था? कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष। इसके बाद है सूना अध्यक्ष, जो कि बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। तो देखिए दोस्तों बूचड़ खाना क्या होता है? जहाँ पर जो जानवर होते हैं ना उनको काटा जाता है, मारा जाता है ना? गाय भैंस बकरियों को काटा जाता है ना, उसको बोलते हैं बूचड़ खाना। अब दोस्तों अगर हम किसी बूचड़ खाने में जाएंगे तो बिल्कुल वो सुनसान लगेगा, क्योंकि वहां पर जो है बहुत ही दुख भरा माहौल होगा। तो सूना सूना क्या लगेगा दोस्तों? बूचड़ खाना, है ना? जब हम बूचड़ खाने में जाएंगे, ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर जानवरों की हत्या होती है, तो सब कुछ सूना सूना लगेगा। तो सूना अध्यक्ष जो है वह बूचड़ खाने का अध्यक्ष था। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों पोतवा अध्यक्ष, जो कि मापतोल विभाग का अध्यक्ष था। और इसके बाद है दोस्तों लक्षणा अध्यक्ष, जो कि टकसाल विभाग का अध्यक्ष था। देखिए दोस्तों इन दोनों की ट्रिक मैं बना नहीं पाया हूँ, तो आप थोड़ा-सा इनको देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हमने लगभग 80% जो टॉपिक है उसको ट्रिक के माध्यम से कवर किया है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि हम पूरे मौर्य प्रशासन को ट्रिक के माध्यम से कवर कर चुके हैं, कहानी के माध्यम से हमने पढ़ा है। तो यदि आपने पूरी वीडियो, पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो उनको ज़रूर देखिएगा। अब बताइएगा कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएँ।